तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम एवरीवन, माय नेम इज चित्रांश दादिच। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अगले पार्ट के बारे में, वही प्रेस इज फ्री के बारे में हमारी बात चल रही है। तो बेसिकली कल के लेक्चर में हमें दो चीजें यहाँ पर देखने को मिली कि भैया एक तो जर्नल डिस्कशन हुआ, उसके बाद में डोरोथी जो है वो अपने खुद के विचार के बारे में बताती हैं कि मेरे हिसाब से दो समस्याएं हैं। उनमें से सबसे पहली और बड़ी समस्या क्या बताई उन्होंने, सेंसेशनल हेडलाइंस, कि बड़ी संवेदनात्मक, सेंसेशन मचाने वाली, हड़कंप मचाने वाली हेडलाइंस रखी जाती है। फॉल्स एम्फेसिस, झूठा उस पर बल दिया जाता है, जोर दिया जाता है, झूठ पर बल दिया जाता है। सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि जिस बारे में वास्तविकता में बात की जानी चाहिए उस बात को, यानी कि मेन मुद्दे की बात को तो कुचल दिया जाता है, क्वेश कर दिया जाता है। और फालतू की मतलब 80% जो कॉन्टेक्स्ट है, यानी 80% जो बात कही गई है उसको तो साइड में कर देते हैं, और 20% में जो दो चार बातें की गई है उसमें से किसी एक न्यूज को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं जिसमें लोगों की रुचि हो, या न्यूज़पेपर चाहता है कि लोगों की इसमें रुचि होनी चाहिए। तो पहला सबसे बड़ा समस्यात्मक बिंदु तो ये बताया हमारी लेखिका ने। फिर आगे के बिंदु में वो क्या कहती हैं, ग्रैबलिंग। दूसरी बड़ी समस्या है गड़बड़ करना है। दूसरी बड़ी समस्या क्या है, न्यूज के साथ, सूचना के साथ, जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं उसके साथ गड़बड़ करना। उसको मैं ठीक करवा दूं। गार्बलिंग का मतलब है गड़बड़ करना। दिस इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यूअर। तो प्रेस में जो इंटरव्यू लेने का काम करता है, जो किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेता है प्रेस के अंदर, उसकी ये एक स्पेशल या एक विशेष उपलब्धि आप कह सकते हो कि वह जानबूझकर गड़बड़ पैदा करता है। कैसे गड़बड़ पैदा करता है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ माई लेटेस्ट प्ले, यानी कि उस दौरान जब मैं अपने सबसे नए प्ले या नाटक का प्रोडक्शन कर रही थी, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया, वेयर वर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर, व्हाट वर माई प्लान्स फॉर द फ्यूचर। तो मुझसे पूछा गया, भैया आपके भविष्य के लिए क्या प्लान्स हैं, भविष्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। आई वॉज आस्क्ड, मुझसे पूछा गया। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, दैट आई नेवर मेड प्लान्स, कि मैंने कभी भी अपने जीवन में प्लान्स नहीं बनाए। दैट आई प्रिफर्ड राइटिंग प्लेस टू नॉवेल्स, कि मैं हमेशा प्राथमिकता देती हूँ। प्रिफर करने का मतलब होता है प्राथमिकता देना। किस चीज को, कि मैं नाटक से लेकर के उपन्यास तक सब कुछ लिखती हूँ। दो नॉवेल्स पेड बेटर, हालांकि नॉवेल्स जो है उसमें पैसा अच्छा मिलता है। पेड बेटर का मतलब है कि उससे चाहे सम्मान की बात हो, चाहे पैसों की बात हो, जो भी चीज हो, हमेशा नॉवेल से अच्छा मिलता है। एंड दैट, और की फाइनेंशियल कंसिडरेशंस नॉट विथ स्टैंडिंग, और फाइनेंशियल कंसिडरेशन की अगर बात की जाए तो वो नॉट विथ स्टैंडिंग होते हैं, यानी कि उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वित्तीय सहायता या वित्तीय विचार नहीं करना पड़ता। इफ द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ प्ले वर टू प्रेजेंट इटसेल्फ, लेकिन अगर कोई ऐसा अवसर आ जाता है, कोई ऐसा मौका मिल जाता है अपने आप ही कि मुझे एक नाटक लिखना होता है, ऐसी कोई स्थिति अपने आप ही पैदा हो जाती है कि भाई नाटक लिखना ही है या नाटक का लेखन करना ही है। फॉर एग्जाम्पल, अनदर कमीशन फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल, जैसे कि अनदर कमीशन, दूसरे कमीशन के लिए जो मुझे नाटक लिखना था, फॉर द कैंटरबरी फेस्टिवल, कैंटरबरी के अंदर एक जो त्योहार होता है उसके लिए मुझे नाटक का निर्माण करना था। आई शुड अनडाउटेडली राइट इट, तो मुझे निश्चित तौर पर, है ना, अनडाउटेडली का मतलब होता है निसंदेह, निसंदेह होते हुए मुझे उसे लिखना ही चाहिए। दिस रिप्लाई ड्यूली अपीयर्ड इन द प्रेस, और ये जो रिप्लाई है ये बहुत ही लेट तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से अपीयर्ड इन द प्रेस, लेकिन कुछ जो है प्रेस में दिखाई देते हैं। इन द फॉर्म, इस फॉर्म में, मिस सेयर्स सेड शी वुड राइट नो मोर प्लेज एक्सेप्ट ऑन कमीशन। तो अब जो मिस सेयर्स ने, डोरोथी ने जो यहाँ पर बात कही थी, वो पूरी बात उसने बहुत अच्छी तरीके से कही थी एक इंटरव्यू के अंदर, कि देखो भैया क्या होता है कि लिखना तो सभी कुछ है। जब मुझसे पूछा गया भविष्य के क्या प्लान है, तो मैंने कहा देखो मैं कोई ऐसे प्लानिंग नहीं करती, जो सामने स्थिति आती है मैं लिखती हूँ। हालांकि नॉवेल लिखने में ज्यादा पैसा मिल जाता है
और जो मेहनत होती है मेहनत सफल हो जाती है अगर आप नॉवेल लिखते हो तो। लेकिन फिर भी अगर सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि भाई आपको नाटक लिखना ही है तो आप नाटक का लेखन भी कर सकते हैं, यानी मैं नाटक का लेखन भी कर देती हूँ। जैसे कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए मुझे कहा गया, दूसरा कमीशन दिया गया, अतिरिक्त धन दिया गया कि भैया आप नाटक का लेखन कीजिए, तो मैंने कर दिया क्योंकि वो एक अच्छा अवसर था, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कई बार ऐसे अवसर, कई बार ऐसे मौके अपने आप ही मिल जाते हैं कि भाई नाटक लिखने की आवश्यकता आन पड़ती है तो मैं नाटक लिख देती हूँ। अब उसने कितने अच्छी तरीके से अपने बात को रखा। प्रश्न क्या था कि भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं रहती है। अब भविष्य की योजनाओं को समझाते हुए उन्होंने सारी बात को अच्छे से बताया सेयर्स ने, लेकिन वो पूरी बात को कुछ और ही रंग दे दिया गया। तो जो इंटरव्यूअर था उसने क्या उसका सारांश क्या निकाला, मिस सेयर्स सेड, मिस सेयर्स ने कहा शी वुड राइट नो मोर प्लेस, कि वो नाटक नहीं लिखेंगी, जबकि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि अवसर अपने आप ही आ जाते हैं, ऐसे मौके अपने आप ही मिल जाते हैं कि नाटक लिखने होते हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि भाई देखो जैसे कि अनदर कमीशन के लिए, किसी दूसरे कमीशन के लिए, कैंटरबरी फेस्टिवल के लिए भी नाटक लिखना था, तो अवसर अपने आप ही आ गया, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूं, मैं कंपटीशन ज्यादा पढ़ाता हूं या एकेडमिक ज्यादा पढ़ाता हूं, अचानक से कोई आता है मेरे पास कहता है कि सर सी सेट की इंग्लिश पढ़ा दोगे क्या, या एनडीए की इंग्लिश पढ़ा दोगे क्या, या एसएससी की इंग्लिश पढ़ा दोगे क्या, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है पढ़ा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सामने वाले ने ये अर्थ निकाल लिया कि चित्रांश सर ने कहा कि उन्हें एकेडमिक्स की और बाकी इंग्लिश पढ़ाने में कोई रुचि नहीं, उन्हें केवल सी सेट की इंग्लिश पढ़ाने में रुचि है। ऐसा नहीं है, अवसर आ गया, मौका मिल गया तो पढ़ा दिया, नहीं अवसर आया, नहीं मौका मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है काम अपना, कोई समस्या थोड़ी है। तो मिस सेयर्स जो हैं वो कहती हैं कि भाई वो अब नाटक नहीं लिखेंगी एक्सेप्ट ऑफ कमीशन, यानी कमीशन के अतिरिक्त। ब्लैंड परवर्जन्स ऑफ दिस काइंड, यानी कि बहुत ब्लैंडली, बहुत खुल करके विकृति की जाती है, गलत बयानी की जाती है, गलत तरीके से बात को लिया जाता है, इस तरह की बातों को। टुगेदर विद द इंटरव्यूअर्स प्लेफुल हैबिट ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट हिमसेल्फ, कि जहां पर इंटरव्यूअर्स है यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसकी प्लेफुल हैबिट है। ये कैसी हैबिट है कि शब्दों के साथ खेलने की उसकी आदत है, ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट हिमसेल्फ, कि वह अपने आप से ही स्टेटमेंट बना लेता है, ऐसा स्टेटमेंट जो सामने वाले ने दिया ही नहीं, है ना, तो उसका अपने हिसाब से अर्थ निकाल करके वो छाप देते हैं। एट्रीब्यूटिंग देम टू हिज विक्टिम, मेक रिपोर्टेड इंटरव्यूज सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग, और इस तरीके से वो क्या करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स को थोपना शुरू कर देते हैं अपने विक्टिम पर, अपने पीड़ित लोगों पर, अपने शिकार पर। मेक रिपोर्टेड इंटरव्यूज सिंगुलरली अनरिलायबल रीडिंग, और इस वजह से जितने भी इंटरव्यूज हैं उनमें जो रिपोर्ट किया जाता है वो सिंगुलरली अनबिलीवेबल रहता है। सिंगुलरली मतलब एक निष्ठ रूप से जो पाठक है उसके लिए अनरिलायबल हो जाता है, कि धीरे धीरे जब आप ऐसे किसी की बात का अर्थ निकाल करके अपने तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं, अपने मन की बात, एक इंटरव्यू और इंटरव्यू लेने वाला अगर अपनी मन की बात थोपना शुरू करता है किसी पर भी, अच्छी चीज नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और इससे धीरे धीरे क्या होता है कि उसके रीडर्स जो होते हैं, यानी कि उस न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, धीरे धीरे उनका विश्वास उससे क्या होता है, धीरे धीरे उससे उनका विश्वास उठता चला जाता है। वन मस्ट अलाउ फॉर द प्रेसमैन्स विविड इमेजिनेशन अनरियल, किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति देनी चाहिए कि जो भी प्रेसमैन है, प्रेसमैन मतलब जो भी इंटरव्यू लेने वाला है, उसके अलग अलग या भिन्न भिन्न जो उसकी कल्पनाएं हैं, और खास करके झूठी कल्पनाएं हैं, अवास्तविक कल्पनाएं हैं, ठीक है। आई रिमेंबर रीडिंग विथ इंटरेस्ट दैट माई आईज ग्लिटर्ड बिहाइंड माई ग्लासेस व्हेन मेकिंग सम रिमार्क और अदर, और मुझे ये बात याद है कि रिमेंबर रीडिंग, मुझे ये पढ़ना याद है, विथ इंटरेस्ट, के जब मैं रुचि के साथ पढ़ती थी, दैट माई आईज ग्लिटर्ड, मेरी आंखें चमक उठती थी। किस तरीके से चमक उठती थी, बिहाइंड माई ग्लासेस, मतलब मैं जो चश्मा लगाती हूँ उस चश्मे के पीछे ही मेरी आंखें चमक उठती थी। व्हेन मेकिंग सम रिमार्क और अदर, जब भी मैं किसी पर कोई टिप्पणी करती थी या किसी अन्य पर कोई टिप्पणी करती थी। सिंस दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू वॉज गिवन बाय टेलीफोन, हालांकि वह जो पर्टिकुलर, जिस इंटरव्यू की ये बात कर रही है जहां पर इंटरव्यू लेने वाले ने बात को घुमा दिया था, हालांकि ये पर्टिकुलर इंटरव्यू जो है ये यहां पर डॉर्थी कहती है कि मैंने टेलीफोन पर दिया था ये इंटरव्यू। आई कुड ओनली कंक्लूड दैट द इंटरव्यूअर्स ओन आई मस्ट हैव बीन डबल मैग्नीफाइंग ग्लासेस
ग्लास माइक्रोस्कोप ऑफ एक्स्ट्रा पावर, तब मुझे आई कुड ओनली कंक्लूड, मैं केवल ये निष्कर्ष निकाल पाई, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, दैट द इंटरव्यूअर्स ओन आईज, के इंटरव्यू लेने वाले की खुद की जो आंखें हैं, मस्ट हैव बीन डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप, कि भाई दुगनी शक्ति वाला मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी कि आवर्धक लेंस जो है, ग्लास जो होता है कांच लगा हुआ होता है उसके अंदर, तो आवर्धक लेंस जो है, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी की तरह काम कर रहा था, जिसमें एक्स्ट्रा पावर है। एक्स्ट्रा पावर मतलब अतिरिक्त शक्ति से युक्त, उसने कोई जादुई चश्मा ही लगा रखा था कि वो जो चीज चाहे वो चीज सुन लेगा, जो चीज चाहेगा वो समझ लेगा, जो चीज चाहेगा वो लिख देगा। बट द लास्ट, लेकिन अंत में, बेस्ट वर्ड ऑन प्रेस इंटरव्यूज हैज बीन रिटन बाय क्वीन फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो, लेकिन अंत में हम ये कह सकते हैं कि बेस्ट वर्ड, यानी कि सबसे बेस्ट बात जो कही गई है प्रेस इंटरव्यूज के बारे में, वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो क्वीन के द्वारा लिखी गई है, फ्रॉम अ कॉर्निश विंडो के अंदर, ये किताब का नाम है। दोज हु बिलीव दैट पब्लिक कैरेक्टर्स से एवरीथिंग दे आर रिपोर्टेड एज सेइंग शुड रीड इट एंड टेक वार्निंग, तो वो लोग जो ये विश्वास करते हैं, या वो लोग जो ये मानते हैं कि पब्लिक कैरेक्टर्स जो होते हैं, यानी कि लोक चरित्र जो होते हैं, जो कुछ भी वे लोग कहते हैं उस चीज को रिपोर्ट किया जाता है, उस चीज को छापा जाता है एज सेइंग, जैसा कि वो कह रहे हैं, शुड रीड इट, उसे इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, एंड टेक वार्निंग, और साथ में चेतावनी भी लेनी चाहिए कि भैया जो आप पढ़ रहे हो ये बात यथावत कही गई है या नहीं कही गई है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि भैया जो आप पढ़ रहे हो, तो इंटरव्यू देने वाले ने वही बात कही है, या हो सकता है इंटरव्यू देने वाले ने कुछ और बात कही हो और आप पढ़ कुछ और रहे हो, और जो आप पढ़ रहे हो वो किसी ने अपने मन से निष्कर्ष निकाला हो जो कि यथावत बात ना हो, या बात से कुछ अलग हटके बताने का प्रयास किया गया हो। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, तीसरा पॉइंट क्या आता है यहां पर, इनएक्यूरेट यानी कि फैक्ट्स की, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग करना, अभी तो बहुत ज्यादा चल रहा है, तथ्यों को मैनिपुलेट करना, हिडन फैक्ट्स बताना, आधे फैक्ट्स बताना, है ना, ये तो अभी अभी इन दिनों में तो बहुत चलता है। बाद में अब कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी बन गए हैं जो जिंदा हैं या जो चल रहे हैं, केवल एक ही चीज पर चल रहे हैं, फैक्ट चेक पर चल रहे हैं। फैक्ट चेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक रिपोर्टर हूं, मैंने कोई फैक्ट बोल दिया, अब मेरे फैक्ट को कोई भी जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा, वो बैठ करके ध्यान से सुनेगा, सुन करके जो जो फैक्ट, जो जो तथ्य मैंने बोले, जाएगा किताबों में ढूंढेगा, सोर्सेस ढूंढेगा, और वो चेक करेगा कि क्या वास्तविकता में जो बात तथ्य की तरह कही जा रही है, वास्तविकता में जो बात तथ्य की तरह कही जा रही है, क्या वो तथ्य है भी कि नहीं है। जैसे कई बार कहते हैं एक सर्वे के अनुसार भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो सामने वाला पूछता है अच्छा भैया सर्वे का नाम बता दो, कौन सा सर्वे है, हम भी जाके पढ़ लें कौन से सर्वे में लिखा हुआ है कि भारत का लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो भैया कोई भी बात अगर आप कहते हो तो मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट हो, मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, या फिर आप बहुत सोच समझ करके जो आपके नैरेटिव को सूट करे केवल वही फैक्ट्स का चुनाव करो, तो भी वो इनएक्यूरेसी ही कहलाएगी। भाई फैक्ट का मतलब है कि भाई सत्य बताना है तो तथ्य बताना है तो पूरा तथ्य बताना है, सत्य बताना है तो पूरा, छटावा थोड़ी बताना है कि केवल छांट करके थोड़ा सा बता दिया। जैसे किसी व्यक्ति को, आज के 2-3 साल पहले की बात है, किसी एक व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चलने में उनको बेल मिल गई केस के दौरान, पहले वो जेल में थे, बाद में उनको बेल मिल गई। बेल मिल गई तो इस तरह का कुछ नैरेटिव बना कि देखो हम सही थे इसलिए हमें बेल मिल गई, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। बाद में पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दी है वो कई शर्तों के साथ बेल दी, और साथ में बहुत ही हार्श, बहुत ही कठोर टिप्पणी करते हुए बेल दी कि भाई आपने जो कृत्य किया है वो कृत्य किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन क्योंकि कानून में आपके खिलाफ जो धाराएं हैं उसमें बेल का प्रावधान है, इसलिए आपको बेल दी जाती है। मतलब बेल तो मिली है लेकिन सशर्त मिली है, कई कंडीशंस के साथ मिली है, और उसके साथ में आपको कोर्ट की फटकार भी पड़ी है। लेकिन क्या होता है, इन सारी बातों को तो छुपा दिया जाता है, और लोग बाग टीवी पे आके क्या चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे देखो हम सही थे इसलिए हमें बेल मिल गई, हमारे को देखो सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, कानून भी हमारा साथ दे रहा है। अरे क्या साथ दे रहा है भाई, है जज ने तुम्हें 4 चेक खरी खोटी सुनाई है, उसके बाद तुम्हें जाने के लिए कहा है कहा ठीक है भाई जाओ कोई बात नहीं बेल ले लो, है ना, वो चीज है। तो इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
Some time ago, a daily paper reported that my flat had been broken into the previous day. ठीक है, कुछ समय पहले की बात है, एक डेली न्यूज़पेपर ने ये रिपोर्ट किया था कि मेरा जो फ्लैट है, फ्लैट मतलब जिस जगह पर मैं रहती हूं, मेरा जो घर है, डेली न्यूज़पेपर ने, एक डेली न्यूज़पेपर यानी प्रतिदिन जो दैनिक जो न्यूज़पेपर छपता है, उसके अंदर ये छापा गया कि मेरा फ्लैट जो है उसके अंदर पिछले दिन कोई घुस आया। ब्रोकन इनटू का मतलब होता है चोर का घुस जाना, घर में चोर का घुस जाना, ठीक है। एंड दैट आई हैड रिटर्न फ्रॉम, और ये कि मैं वहां से लौटी थी। आई थिंक दे सेड, मुझे लगा उन्होंने कहा कि आई हैड रिटर्न फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, और मैं ऑक्सफोर्ड से आ चुकी थी। इन टाइम, समय पर ही, टू डिस्टर्ब द थीव्स, क्यों आ चुकी थी? चोरों को परेशान करने के लिए, चोरों को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये एक न्यूज़पेपर में छप गया कि भाई मेरे घर में चोर घुस आए थे कल, और मैं समय पर ऑक्सफोर्ड से वापस आ गई थी उन चोरों को पकड़ने के लिए, उन चोरों को देखने के लिए। दिस वॉज ट्रू इनफ, और ये बात सत्य भी थी। एक्सेप्ट दैट एवरी डिटेल वॉज रॉन्ग, बस इस बात के अतिरिक्त कि हर डिटेल गलत थी। ये बात तो सच थी कि मेरे घर में चोर घुस आए थे, लेकिन चोर घुसने से संबंधित जितनी डिटेल्स दी गई थी, जितना विवरण दिया गया था, वो सारा गलत था। द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन एलिजिड, यानी कि जो डेट बताई जा रही थी न्यूज में, उस डेट से 3 दिन पहले की बात थी। जैसे आप बता रहे हो कि भाई 15 तारीख को चोर घुसा, तो 15 तारीख को नहीं, चोर तो 12 तारीख को ही घुस गया था। तो डिटेल में आप जो डेट बता रहे हो, जो आप डिटेल्स बता रहे हो, तो द डेट वॉज 3 days अर्लियर देन एलिजिड। एलिजिड मतलब तथा कथित रूप से जो तारीख बताई जा रही थी, उससे 3 दिन पहले की बात थी। आई वॉज नॉट एट ऑक्सफोर्ड बट एट द किंग्स गार्डन पार्टी, और मैं उस समय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं थी, मैं कहां थी? मैं किंग्स गार्डन पार्टी में थी। एंड द इंट्रूडर्स हैड बीन डिस्टर्ब्ड नॉट बाय मी बट मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय। और जो इंट्रूडर्स थे, इंट्रूडर्स किसको कहा जाता है? कि जो किसी के घर में अवांछित तरीके से प्रवेश कर लेते हैं, चोर बोल लो आप सीधे तौर पर, कि ऐसे लोग जो चोरी करने के लिए मेरे घर में घुसे थे, उन्हें डिस्टर्ब किया गया था। ये बात भी सच है कि भाई वो मेरे घर से कुछ चुरा नहीं पाए, उन्हें डिस्टर्ब कर लिया गया था, लेकिन नॉट बाय मी, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, मोस्ट लाइकली बाय द न्यूज़पेपर बॉय। तो न्यूज़पेपर देने जो लड़का आता है, उसके द्वारा पता लगाया गया। द इंटरेस्ट हियर लाइज इन द प्रोबेबल रीजन फॉर द मिस स्टेटमेंट, और यहां पर जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो किस चीज में है? कि संभावित रूप से क्या कारण हो सकते हैं इस गलत बयानी के, यानी कि मिस स्टेटमेंट देने के क्या संभावित कारण हो सकते हैं, उसकी रुचि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। द डेट हैड टू बी चेंज्ड टू conceal the fact that the news was already cold। तो तारीख जो है उसको जानबूझ करके बदल दिया गया, और कॉन्सील का मतलब होता है वैसे धोखा देना या छिपा लेना, तो यहां पर छिपा लिया गया इस तथ्य को, ताकि न्यूज जो है वह पहले से ही, जैसे हम बोलते हैं ना यार ये तो बासी खबर हो गई, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं तो बास गई खबर, बासी खबर हो गई, पुरानी खबर हो गई, है ना, बासी या पुरानी। तो उस खबर को बासी या पुरानी होने से बचाने के लिए डेट चेंज की गई, क्योंकि आपको तो 15 तारीख को पता चला कि 12 तारीख को चोरी हुई, अब आपको 16 तारीख को छापना है, तो आप क्या लिखोगे? 15 तारीख को चोरी हुई, कल ही हुई है चोरी, ताकि पढ़ने वाले को ये ना लगे कि यार कहाँ 4 दिन पुरानी खबर बता रहे हो, अब तो एक खबर ही बासी हो गई, अब तो ये न्यूज ही पुरानी हो गई। तो ये सीधी सी बात यहां पर हमें समझ में आती है कि भाई सत्य को या तथ्य को छुपा लिया गया, तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया गया, ताकि खबर बासी ना लगे, खबर बिल्कुल सही समय की लगे कि हाँ भैया ताजा खबर है, अभी सुबह चोरी हुई, अभी हमें बता दिया। एंड आई वॉज सब्सटीट्यूटेड, और मुझे किसी स्थान पर रखा गया, फॉर द बॉय, यानी कि जो लड़का था, जो न्यूज़पेपर बॉय था, उसकी जगह किसे रखा गया? मेरा नाम लगा दिया गया। तो यहां पर भी क्या हुआ कि भाई लड़के की जगह मेरा नाम रख दिया गया। प्रिज्यूमेबली फॉर माई ग्रेटर स्नॉब वैल्यू, हो सकता है कि भाई मेरी जो पहले से बढ़ी हुई जो प्रतिष्ठा है उसका फायदा उठाने के लिए, क्योंकि भैया वैल्यू अटैच्ड विद अ पर्सन इन पावर और पब्लिक फिगर, क्योंकि शक्ति जो है, पावर जो है ना, वो किस व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है? जो या तो स्वयं शक्तिशाली व्यक्ति हो, है ना, वैल्यू उसी के साथ, मूल्य या कीमत उसी के साथ जुड़ी होती है, या तो व्यक्ति शक्तिशाली हो या पब्लिक फिगर हो। पब्लिक फिगर मतलब लोगों के बीच में बहुत उसकी धाक हो। द अल्टर्ड डेट वॉज अ बैड ब्लंडर,
Buckingham Palace would have adorned the tale to so much, और altered यानी जो डेट का अल्ट्रेशन किया गया था, अल्ट्रेशन करने का मतलब क्या है, अल्ट्रेशन का मतलब है जो तारीख में जो परिवर्तन किया गया था, 3 दिन का जो डिफरेंस पैदा किया गया था तारीख में, वो एक एक बहुत ही बुरा ब्लंडर था। बकिंगम पैलेस जो है वो एडॉर्न कर सकता है, प्रशंसा कर सकता है इस कहानी की टू सो मच, बहुत ज्यादा, कि भैया बहुत ज्यादा इसकी प्रशंसा की जा सकती है बकिंगम पैलेस के अंदर, है ना। बकिंगम पैलेस कौन सा है, जो क्वीन विक्टोरिया का पैलेस हुआ करता था ना, वो वाला बकिंगम पैलेस है, ठीक है, लंदन। अगला आ जाता है पैराग्राफ 14, प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, साधारण रूप से पलट जाना तथ्यों के मामले में। पहले कुछ तथ्य कहा, बाद में पलट गए, कुछ और तथ्य कहा, है ना। मीडिया के अंदर भी यही चलता है, थोड़ी सी हवा इधर उधर होती है और जैसे मोमबत्ती की लौ भी ऐसे नाचने लगती है ना, तो वैसे कई बार मीडिया की भी स्थिति हो जाती है। जरा सा लगता है कि एक्स पार्टी का पलड़ा भारी होता है, तुरंत उसकी सारी न्यूज चलने लग जाती है। फिर जरा सा लगता है नहीं नहीं यार, वाई पार्टी का पलड़ा भारी है, 1 सेकंड के अंदर न्यूज चेंज हो जाती है। तो 15 मिनट पहले जिसके फेवर में बोल रहे थे, 15 मिनट बाद उसी के विपक्ष में बोलने लग गए, उसी के खिलाफ बोलने लग गए। तो वो चीज प्लेन रिवर्सल ऑफ फैक्ट्स है कि भाई सीधे सीधे तौर पर आप पलट जाते हो, पलटी मार जाते हो अपने फैक्ट से। ऑन अ समन्स फॉर अनशेडेड लाइट्स, यानी कि समन्स जो होते हैं, अनुमति आदेश पत्र जो होते हैं अनलीस्ड अनशेडेड लाइट्स के अंदर, अवांछित रोशनी के अंदर, अ लेटर ऑफ माइन वाज रेड टू द बेंच एक्सप्लेनिंग दैट माय सर्वेंट हैड केयरफुली ड्राउन द कर्टेन्स बट दैट देयर हैड proved unfortunately to be a defect in the curtains themselves। चलिए, तो ऑन अ समन, समन क्या आ जाता है, कानून उसका कोर्ट का जो आदेश पत्र आता है कि भैया आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, उसको समन्स कहते हैं, ठीक है। समन्स का मतलब क्या है, कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है कि आपको कोर्ट में उपस्थित होना है, तो वो है जब अवांछित रोशनी के अंदर आया, अ लेटर ऑफ माइन वॉज रेड, तो मेरा एक पत्र पढ़ा गया टू द बेंच, बेंच मतलब जो जजेस की बेंच थी उनको पढ़ करके बताया गया, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करते हुए, दैट माय सर्वेंट हैड केयरफुली ड्राउन द कर्टेन्स, कि मेरा जो सर्वेंट है, मेरा जो नौकर है, उसने अच्छी तरीके से सावधानी से पर्दों को ड्राउन किया था, लटकाया था। बट दैट देयर हैड प्रूव्ड, लेकिन बाद में ये चीज साबित होती है, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, टू बी अ डिफेक्ट इन द कर्टेन्स देमसेल्फ, कि जो पर्दे लगाए गए थे उन पर्दों में ही डिफेक्ट था, उन पर्दों में ही समस्या थी, कुछ खराबी थी। द लोकल पेपर ड्यूली रिपोर्टेड, इसीलिए लोकल पेपर जो है उसने रिपोर्ट क्या लिखी, मिस सेयर सेड दैट अ सर्वेंट हैड फॉरगॉटन टू ड्रॉ द कर्टेन्स, कि एक सर्वेंट जो है, एक नौकर जो है, वह पर्दा गिराना या पर्दा लटकाना भूल गया था। अब बात तो कुछ और हुई है, बात तो ये हुई है कि भाई मैंने तो अपने पत्र में ये कहा कि भाई नौकर ने तो पर्दे अच्छे से लटकाए थे, लेकिन पर्दों में ही कुछ डिफेक्ट था जिसकी वजह से दिक्कत हो गई। तो दुर्भाग्य की बात है, मुझे भी पता नहीं था पर्दों में दिक्कत है, सर्वेंट को भी पता नहीं था पर्दों में दिक्कत है, लेकिन उस पूरे वाक्य को लेकर के रिपोर्ट क्या छपी कि मिस एयर्स ने कहा है कि भैया नौकर जो है वो उसने पर्दे नहीं लगाए थे। तो बात तो कुछ और कही गई कोर्ट में और बाहर बात कुछ और आई। दिस वॉज कैलकुलेटेड टू कॉज पेन एंड डिस्ट्रेस टू माई सर्वेंट, और इसकी वजह से बहुत पीड़ा या दर्द हुआ, बहुत तनाव हुआ मेरे सर्वेंट को। बट वाई शुड एनीबडी केयर, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात की परवाह क्यों करेगा। देखो भाई, मैं अपना सामान बेचने बैठा हूं, एक बात समझो, when you become a businessman in an ethical area, तो आप एथिक्स के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस और एथिक्स की बहुत ज्यादा नहीं जमती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जमती है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप, अगर आप बिजनेस में हो और आप एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करना चाहते हो और आपका बिजनेस जो है वो एथिकल जोन में आता है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है ना, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, एक सेवा का क्षेत्र है। लेकिन जब आप यहां पर बिजनेस की तरह सोचना शुरू करते हो तो समस्या आती है, क्योंकि फिर आपके एथिक्स कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगे ही होंगे। मीडिया के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि जब मीडिया हाउस का हम बात करते हैं एज अ बिजनेस एंटिटी के रूप में, कि भाई एक मीडिया जो है, मीडिया का काम करना उसके लिए एक एथिकल वर्क नहीं है, एक नैतिक कार्य नहीं है, एक सेवा का कार्य नहीं है, बल्कि ये उनके लिए एक बिजनेस है। तो
बड़ी बात ये हो जाती है कि भाई झूठ बोलें कि सच बोल के सेवा करें। तो जब बिजनेस की बात होगी तो वहां झूठ बोला ही जाएगा। आज एक छोटी सी बात है, मान लो मैं एक घड़ी बेच रहा हूं, इस तरह की एक घड़ी बेच रहा हूं मार्केट में, तो कोई मेरे पास घड़ी खरीदने आएगा तो मैं कहूंगा ना दुनिया की सबसे बढ़िया घड़ी है, सबसे बेस्ट। मैं जानता हूं मैंने इसके अंदर सारे के सारे फर्जी पार्ट डाल रखे हैं, मैं जानता हूं कि 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन आप मेरी दुकान पे घड़ी खरीदने आओगे तो मैं क्या बोलूंगा, भाई साहब देखो ये बहुत ही घटिया घड़ी है, 1 नंबर की बकवास घड़ी है, आप ले जाओ आज, 3 महीने बाद आप रोज दुख पाओगे, रोज ला करके इसको किसी ना किसी के पास में रिपेयरिंग के लिए डालोगे। क्या मैं एज अ बिजनेसमैन ये बोलूंगा क्या? मुझे बताओ, एक व्यापारी होने के नाते अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं, मैं ये टी शर्ट बेच रहा हूं, आइए साहब बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल बेकार टी शर्ट है, 1 नंबर रद्दर टी शर्ट है, 2 कौड़ी की टी शर्ट है, आप पहनो दिन भर खुजली चलती रहेगी पूरे शरीर के अंदर, और जैसे जैसे आप धोगे वैसे वैसे सिकुड़ती भी जाएगी और कलर भी छोड़ती जाएगी। क्या मैं एक दुकानदार होने के नाते ये बताऊंगा क्या इस टी शर्ट के बारे में? या मैं क्या बताऊंगा, भाई साहब 50 वॉशिंग कर लो, कहीं नहीं जाने वाली, मस्त टी शर्ट है, ब्रीदिंग टी शर्ट है, हवा मस्त आर पार होती है, गर्मी में पहनो आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इसको पहन के आप जॉगिंग करो, वर्कआउट करो, कुछ भी करो, स्ट्रेच हो जाएगी, एक वॉश मारोगे वापस से अपने रियल साइज में आ जाएगी। तो एथिक्स और बिजनेस सामान्यतः एक साथ नहीं चल सकते। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स चाहिए या बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए, जहां पर आप एथिकल एरिया के अंदर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एथिक्स को आगे रखते हुए आप चल सके। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो यहां पर ये जो लास्ट आया है, वाई शुड एनीबडी केयर, आपने किसके बारे में क्या झूठ बोल दिया, क्यों, उस झूठ से किसी व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। एक हैदराबाद के अंदर एक घटना हुई, उस घटना के अंदर किसी महिला ने किसी पुरुष पर गलत आरोप लगा दिए कि इसने बदतमीजी की, छेड़खानी की, सड़क पर रोड पर किया, दुर्व्यवहार किया मेरे साथ। 5 साल बाद पता चला लड़की झूठ बोल रही थी। हो गया, मीडिया ने लेकर के 2-3 साल 4 साल रगड़ दिया उस छोरे को, मतलब उसकी जॉब चली गई, सोशल रेस्पेक्ट खत्म, फैमिली रेस्पेक्ट खत्म, मतलब जो उस लड़के के लिए बुरा हो सकता था सब बुरा हो गया। अब उसके बाद में पता चला वो लड़की तो झूठ बोल रही थी, 5 साल बाद पता चला, 4 साल बाद पता चला वो लड़की झूठ बोल रही थी। अब क्या कर लोगे? अब कुछ नहीं, मीडिया को खबर बेचनी थी, मीडिया ने खबर बेच ली, मीडिया को सुर्खियां बनानी थी, सुर्खियां बना ली, और ठीक है। अब उस लड़के ने कितना बड़ा ट्रॉमा झेला होगा अपने जीवन में, कितना बड़ा अवसाद, मानसिक तनाव से वो गुजरा होगा, किसी को क्या मतलब है यार, किसी को क्या फर्क पड़ता है। सबने चटकारे भर के देखे, हाँ लड़की छेड़ता है तेरे को, अब पता चलेगा, कोर्ट बताएगा तेरे को, बता दिया कोर्ट ने बेकसूर है। अब जो पहले कह रहे थे कोर्ट बताएगा, वो उस लड़की को घेर रहे हैं कि भाई तूने झूठ बोला, ये तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, ये तो शक्ल से पहले ही सीधा लग रहा था, हम तो कह रहे थे छोरा सीधा है, ये गलत कर ही नहीं सकता। तो मामला बड़ा डामाडोल चलता है जब तक रियलिटी सामने नहीं आए। इसलिए मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, किसी की भी बात सुनकर के अंतिम निष्कर्ष पे पहुंचने से बचो, बात सुन लो और शांति से बैठ जाओ, क्या ठीक है फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा, आपसे पूछा जाए क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं, मैं किसी बात पे विश्वास नहीं करता, मैं सबकी सुन लेता हूं, विश्वास में किसी बात पे नहीं करता। जब तक कोई ऐसी एजेंसी आकर के कोई बात ना कहे, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी ना करे, जब तक हाई कोर्ट कोई टिप्पणी ना करे, तब तक क्या विश्वास करना है। मेरे को किसी की बात पे कोई विश्वास ही नहीं है। 10 न्यूज चैनल है, 10 अपने अपने राग अलाप रहे हैं, मुझे क्या पता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। मैं कौन सा यहाँ पे तेनालीराम बन के बैठा हूं कि मैं कोई 4 प्रश्न पूछूंगा और सच मेरे सामने आ जाएगा। तो मेरे लिए तो वो स्थिति है ही नहीं। मैं कभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता ये अच्छा इंसान है ये बुरा इंसान है, नहीं, ये अच्छी नीति है ये बुरी नीति है, नहीं, ये सच्चा है ये झूठा है। मैं निष्कर्ष निकालता ही, मैं अपने जीवन में निष्कर्ष निकालने से दूर रहता हूं। नेवर कंक्लूड एनीथिंग। आज तक, अभी तक जो पता है वो पता है, आगे क्या पता चले मेरे को क्या पता, आगे क्या पता चलेगा, जब पता चलेगा तब पता चल जाएगा। तब देखेंगे क्या होगा। हो गया क्या? 3 मिनट बचे यार, एक पैराग्राफ तो और कर लेते हैं। 5वां क्या है? रैंडम एंड ग्रेट्यूटियस इन्वेंशंस, निशुल्क आविष्कार, रैंडम, जबरदस्ती के आविष्कार, कुछ भी मिला करके, कुछ भी। जैसे बीच में अभी एक शब्द बहुत ज्यादा फैला था, असहिष्णु होना, इंडिया इज बिकमिंग इनटॉलरेंट।
ठीक एकदम से तेनालीराम का ही नाम याद आया मुझे दिमाग में कि मैं उतना बुद्धिमान थोड़ी हूं कि मैं बैठ करके निष्कर्ष निकालूंगा, मैं और भी काम है यार जीवन में। ठीक है, तो निशुल्क आविष्कार जो है, ग्रेटिट्यूस जो इन्वेंशंस हुए हैं उसके बारे में, विदाउट कंसल्टिंग मी एट ऑल, वो भी बिना मुझसे बातचीत किए, बिना मुझसे कंसल्ट किए, विचार विमर्श किए। अ स्मॉल एंड गॉसिपी पेपर recently informed its reader that two of my favorite hobbies were gardening and keeping cats. तो एक गॉसिप करने वाला, ऐसे ही बातें चीतें करने वाला जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें रिसेंटली उसने अपने रीडर्स, पाठकों को ये बताया कि मेरे फेवरेट हॉबीज कौन सी हैं, मेरे पसंदीदा कार्य कौन से हैं। तो मेरे पसंदीदा या रुचि वाले कार्य हैं गार्डनिंग करना, गार्डनिंग करने का मतलब क्या है, बागवानी करना, एंड कीपिंग कैट्स, और बिल्लियां रखना। I do not see why anybody should want to know my hobbies. और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होगा कि कोई भी व्यक्ति मेरी हॉबीज जानना चाहेगा। बट इफ दे डू इट, लेकिन अगर वो चाहे भी, इट वुड श्योरली बी बेटर टू मेंटेन द राइट वंस। और अगर वो जानना भी चाहते हैं तो ये तो जरूर होना चाहिए, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बेहतर होगा ये सुनिश्चित करना कि मेरी सही जो हॉबीज है, मेरी जो राइट हॉबीज हैं, उन हॉबीज के बारे में बताओ। है जैसे कई पहले पुराने कई वीडियो में मैंने बोल दिया, ऐसे चलते फिरते बोल दिया मैंने, यार मेरे को सोना बहुत पसंद है। अब किसी ने वो बात पकड़ ली और किसी ने लिख दिया कहीं पे जाकर के, चित्रांश सर की फेवरेट हॉबी है सोना। जब उनके पास कुछ नहीं करने को होता तो सो जाते हैं। ऐसा नहीं है भाई, मैं म्यूजिक भी सुनता हूँ, मैं कभी कभार पबजी भी खेल लेता हूँ, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ। डिपेंड करता है दिन का कौन सा समय है, दिन का कौन सा समय है, उस पर निर्भर करेगा कि यार मेरे पास खाली समय है तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर। हालांकि अभी पिछले 2-2.5 महीने से तो खाली समय बच ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर होता है तो दिन के किस समय में मेरे पास खाली समय है। कई बार मैं टहलने चला जाता हूँ, कई बार मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, कई बार और कुछ नहीं होता तो बैठ के जो कई महीनों से मुंह सुझाए हुए दोस्त हैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हॉबीज में आती है। तो भैया अगर आपको छापनी भी है कि क्या हॉबी है, तो कम से कम सही हॉबी तो छापो यार। है द चॉइस वॉज स्पेक्युलरली अनफॉर्चुनेट, कि इन्होंने जो चॉइस की थी मेरी हॉबी को लेकर के वो विचित्र रूप से दुर्भाग्यपूर्ण थी। इफ देयर इज एनीथिंग आई डिटेस्ट इट इज गार्डनिंग। अगर मेरे जीवन में कोई भी चीज है जिससे मैं नफरत करती हूं तो वो चीज क्या है, गार्डनिंग। यानी कि यहां पर लेखिका को तो बागवानी से नफरत है और किसी न्यूज़पेपर ने छाप दिया कि बागवानी करना उनका हॉबी है। एंड ऑल्दो माई हाउस होल्ड ऑलवेज इंक्लूड्स अ नेसेसरी कैट, और हालांकि मेरे घर में हमेशा से आवश्यक रूप से एक बिल्ली शामिल है, विच लिव्स इन द किचन, जो किचन में यानी रसोई में रहती है, एंड इज सपोज टू कैच माइस। माइस कहते हैं चूहे को, और वो क्यों रखते हैं हम लोग किचन में, ताकि कहीं चूहा वगैरह कोई आए तो उसको पकड़ ले। आई हैव लिटिल टू डू विथ इट, और मेरा इससे कोई ना के बराबर ही लेना देना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बिल्ली नहीं है, मेरे घर में बिल्ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्लियां पालने का शौक है। एक बिल्ली है जो किचन में घूमती रहती है और उसका काम केवल क्या है कि भैया तू घूमती रहे, हम तेरे को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बस कोई भी चूहा दिखे तुरंत पकड़ ले ताकि वो खाने पीने के सामान को नुकसान ना पहुंचाए। आई हैव लिटिल टू डू विथ इट, मेरा बहुत कम ही इससे कुछ लेना देना है, एक्सेप्ट टू रिमूव इट एंड इट्स हेयर फ्रॉम द चेयर्स एंड कुशंस। बस बजाय इसके कि मुझे बस हटाने पड़ते हैं, क्या उसके बिल्ली के बाल हटाने पड़ते हैं कुर्सियों से, कुशन यानी तकियों से, एंड ओपन द डोर फॉर इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता है अंडर प्रोटेस्ट। यानी कि जब भी वो प्रोटेस्ट करने लगती है, जब भी उसको बाहर जाना होता है, तब वो धड़ाम 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 गेट पे सर मारने लगती है, तब जाके उसके लिए गेट खोलना पड़ता है, जा घूम के आ जा, वापस आ जाइयो। ठीक है। शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ हैज सिंस कंस्ट्रेंड मी टू लिव ऑन मोर इंटीमेट टर्म्स विद द कैट, और डोमेस्टिक स्टाफ यानी कि घर में जो नौकर होते हैं उनकी कमी होने के कारण ये दबाव मुझ पर पड़ जाता है कि मुझे ज्यादा इंटीमेट यानी कि ज्यादा निकटता से रहना पड़ता है उस बिल्ली के साथ। बट इफ ही इज अ हॉबी, लेकिन अगर उस बिल्ली को मैं अपनी हॉबी मानूं, देन सो आर द हैंडीमैन एंड द डेली वुमेन केयर। तो ऐसा करने पे तो जो डेली रिपेयरिंग का काम करने वाले हैं या सहयोग का कार्य करने वाले हैं घर में, उनको भी आप मेरी हॉबी मान लो, और डेली वुमेन हेल्पर जो आती हैं उनको भी मेरा आप हॉबी मान लो। भैया तो मेरी हॉबी ना, सबसे पहली बात तो गार्डनिंग से मुझे नफरत है, दूसरी बात बिल्ली इसलिए रखी हुई है क्योंकि मेरे घर में ज्यादा नौकर नहीं है, तो बिल्ली बस
किचन के अंदर सारा सामान संभालती है, उसका और मुझे उसकी सेवा ही करनी पड़ती है, कुर्सी पर कुशन पर बाल फैला देती है, वो बालों को हटाना पड़ता है। अगर इस तरीके से आप मेरी हॉबी देखोगे तो कोई भी आदमी जो घर में आकर के मेरे घरेलू काम में सहयोग करता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, आप उसको मेरी हॉबी मान लो। क्योंकि जो मेरे काम फैलाए वो मेरी हॉबी नहीं हो सकता, जो मेरे घर के काम में मदद करे वही मेरी हॉबी हो सकती है। तो यहां पर इस तरीके से वो अपनी बात को स्पष्ट करती है, यहां पर इस तरीके से वो अपनी बात को कहती है। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। कल मिलते हैं, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, कल मिलते हैं।